बीए भाग प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम आज 5वीं इकाई के प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु काव्य शास्त्र के बारे में बात करेंगे। इस बिंदु के अंतर्गत हम काव्य शास्त्र के अर्थ, अभिप्रेत, व्यवहार आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ परिचयात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं। अलंकार का शब्द का काव्य और काव्य शास्त्र में बड़ा महत्व है। अलंकार को काव्यत्व का मूलाधार माना गया है, अर्थात बिना अलंकार के काव्य में काव्यत्व नहीं आ सकता। भामह, दंडी आदि काव्य शास्त्रियों ने तो अलंकार को काव्य की आत्मा माना है, अर्थात अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना गया है। और इस प्रकार इन आचार्यों ने अलंकार को काव्य का पर्याय मानकर अलंकार शास्त्र को काव्य शास्त्र का पर्याय मान लिया है। इस प्रकार वे अलंकार शास्त्र के अंतर्गत ही रस, रीति, गुण, शब्द शक्ति, छंद का विवेचन करना पसंद करते हैं। इस प्रकार आज हम काव्य के स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। काव्य वाङ्मय का एक अंग है और वाङ्मय का अर्थ है शब्द, साहित्य, अर्थात जो कुछ भी लिखा पढ़ा जाता है वह वाङ्मय माना जाता है। इस प्रकार काव्य भी वाङ्मय के अंतर्गत माना जाएगा। काव्य में जो लिखा जाता है वह चमत्कृत और आनंद प्रदान करने वाला होता है, जबकि काव्य से इतर आने वाले वाङ्मय में राजनीति शास्त्र, भूगोल आदि रूपों में मात्र जानकारी का खजाना होता है, और वह भी मात्र तथ्यात्मक और नीरस विधि से। काव्य रमणीय अर्थात अर्थ प्रदान करने वाला होता है, अर्थात काव्य के अतिरिक्त वाङ्मय की अन्य विधाओं में रमणीय यार्थता की अपेक्षा नहीं होती, मात्र वहाँ तथ्यों का पृष्ठपोषण होता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र में लिखित साहित्य इसका उदाहरण है, जहाँ मात्र तथ्यात्मकता होती है, किंतु काव्य में जो कुछ शब्दार्थमय लिखित साहित्य होता है वह रमणीयार्थ का बोधक होता है। शब्दार्थ में इस रमणीयता को लाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अलंकार ही अदा करता है। काव्य की परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य भामह ने काव्य की परिभाषा देते हुए शब्दार्थ सहित काव्य को काव्य कहा है। शब्दार्थो सहितो काव्य। इसी प्रकार आचार्य रुद्रट ने शब्दार्थ सहित को काव्य कहा है। ननु शब्दार्थो काव्यम। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा, रसात्मक वाक्य को काव्य कहा जाता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पंडित जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। पाश्चात्य विद्वान कॉलरिज ने सार्थक और सुंदर शब्दों में सुव्यवस्थित अभिव्यक्ति को काव्य माना है। पोइट्री द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। ड्राइडेन ने वक्तव्य संगीत को कविता माना है। पोइट्री इज द आर्टिक्यूलेट म्यूजिक। कार्यालय ने भी संगीतमय विचार को काव्य के रूप में परिभाषित किया है। पोइट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट। मिल नामक विद्वान ने बुद्धि और भाव के संयोग को काव्य माना है। पोइट्री इज द इंटेलेक्ट कॉलर्ड बाय फीलिंग। हैजलिट ने कविता को कल्पना और मानव मनोविज्ञान वेगों की भाषा बताया।
पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशन। काव्य की उपयुक्त परिभाषाओं का समाहार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावनाओं में लीन कर दे, वह काव्य है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि काव्य आनंद की प्रतीति कराने वाला होता है और वह शब्दार्थ की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनता है। रुचि अथवा समझ की विभिन्नता के कारण इस देश के तथा अन्य देशों के अगणित साहित्य शास्त्रियों ने कविताओं की जो परिभाषा लिखी है उनमें भी भिन्नता है। कुछ लोगों ने सुनने में प्रिय शब्दों के समुदाय को काव्य कहा है। कुछ ने शब्दों के अर्थ की रमणीयता को काव्य का लक्षण माना है। कुछ लोगों ने शब्द और अर्थ दोनों की सुंदरता से युक्त कथन को काव्य का नाम दिया है। इस अंतिम विचार वाले लोगों की समझ में काव्य के लिए आवश्यक है कि वह ऐसी भाषा में प्रकट की जाए जो साधारणतया व्यवहार में आने वाली भाषा से अधिक सुंदर, संस्कृत और गठी हुई हो और जिसका अर्थ भी रमणीक और आनंदप्रद हो। यह केवल श्रवण सुखद या मनोरंजक ही न हो, अर्थ की मनोहरता से भी युक्त हो। दूसरे शब्दों में निर्दोष, गुणपूर्ण, अलंकृत और मनोहर अर्थ समन्वित वाक्य को काव्य कहते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इनमें से यदि अन्य विशेषताएं हो किंतु अलंकृति यानी सजावट न भी हो तो भी काव्य हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकट या शीघ्र ही जान पड़ने वाला अलंकार न होने पर भी अन्य गुणों के होने पर किसी उक्ति में काव्यत्व हो सकता है। लेकिन इस परिभाषा में काव्य के पूर्ण का बोध नहीं होता। कविता का काम है हमारे विचारों का परिष्कार करके उन्हें उच्च बनाना, हमारे हृदय को अनिर्वचनीय आनंद देना और साथ ही हमारे हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न करना और सदा बनाए रखना जिसके द्वारा हमारा सृष्टि के अन्य संपूर्ण चेतन अचेतन पदार्थों में से एक प्रकार का आत्मिक संबंध स्थापित हो जाए। किंतु यह भावना हमें तभी जागृत होगी जब कविता सरल और सरस शब्दों में हो एवं उसमें रूप सौष्ठव हो। इसलिए सरल, सुंदर और सरस वाक्यों के द्वारा अभिव्यक्त ऐसे विचारों को कविता की संज्ञा दी जा सकती है जो श्रोता या पाठक के हृदय में वही भाव उत्पन्न करने में समर्थ हो जो उनके निर्माता के हृदय में उठे और जिनके सहारे वह अहम भाव से विरक्त होकर सजीव और निर्जीव सभी पदार्थों से आत्मैक्य का अनुभव करे। काव्य विषयक इस धारणा को संक्षेप में यूं कह सकते हैं कि सरल और सरस शब्दों में व्यक्त मन को मुक्त करने वाले ऐसे उच्च भावों को कविता कहते हैं जिनसे हमारे विचार देश या काल की सीमा को लांघकर विश्व मैत्री का अनुभव करने वाली उदारता से समन्वित हो जाए। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर विदित होता है कि कविता का विषय ऐसा होना चाहिए जो मानव हृदय पर प्रभावशाली हो और जिसके द्वारा उसमें पशुत्व का अंश या अहम भाव निकलकर सच्चे मनुष्य प्रेम, विश्व बंधुत्व का भाव प्रतिष्ठित हो जाए तथा जो ऐसे शब्दों में ऐसे ढंग से प्रकट किया जाए कि अपनी ओर मानव हृदय को खींच सके, उसे मोह सके, उसमें ऐसा आनंद पैदा कर सके जो संसार के अन्य पदार्थों से प्राप्त न हो सकता हो। इन बातों को सामने रखकर किसी रसात्मक वाक्य को, चाहे वह गद्य में हो चाहे पद्य में, काव्य कह सकते हैं। परंतु हमारे देश में यद्यपि पहले भी गद्य में अपने भाव प्रकट करके उनके ग्रंथों में रक्षित रखने की प्रथा थी, तथापि लोग अधिकतर पद्य में ही अपनी भावाभिव्यक्ति छोड़ गए हैं। इसी कारण प्राचीन
समय में जहाँ किसी कथन को काव्य के नाम से अभिहित करना पड़ा है, वहाँ उसके लिए पद्यात्मक होना आवश्यक सा माना गया। इधर गत शताब्दी से हमारे यहाँ पर भी पाश्चात्य देशों की भांति गद्य में भाव व्यंजना कही जान लगने लगी है।